वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए बोर्ड के प्रश्न लेके आते हैं ताकि उनकी तैयारी अच्छी हो सके और वे एग्ज़ाम में अच्छे अंक ला सके। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। उसमें का पहला प्रश्न है, स्वेद का समानार्थी शब्द है। स्वेद का समानार्थी शब्द क्या है? ऑप्शन ए पसीना, ऑप्शन बी सफ़ेद, ऑप्शन सी मिट्टी, ऑप्शन डी काला। तो श्वेत का समानार्थी जो शब्द है वो होता है पसीना। श्वेत का अर्थ होता है पसीना। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में विशेषण शब्द की पहचान कीजिए। विशेषण क्या होता है? जो शब्द की या वाक्य की विशेषता बताए उसे कहते हैं विशेषण। जैसे ऑप्शन अ है उसने, ऑप्शन ब सुंदर, ऑप्शन स हिमालय, ऑप्शन द राजू। तो उसने जो है वो सर्वनाम है। जब किसी का नाम हम बार बार ना लेकर उसके बदले वह, उसने, उससे ऐसे शब्द आए तो वह सब कहलाता है सर्वनाम। उसके बाद हिमालय, हिमालय जो है वो है संज्ञा, और राजू भी है संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और सुंदर, सुंदर जो है ये शब्द की विशेषता बताता है। जैसे मोहन सुंदर है, तो मोहन की विशेषता बता रहा है कि मोहन कैसा है? सुंदर है। तो ये है विशेषण। ऑप्शन नंबर ब। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1556, 1526, 1764, 1761। तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1761। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो मैं नहीं बन सका पाठ में लेखक सबसे पहले क्या बनना चाहता था? जो लेखक ने जो लिखा है जो मैं नहीं बन सका, उसमें सबसे पहले लेखक क्या बनना चाहता था? डॉक्टर, पेंटर, हेडमास्टर, गेटकीपर। तो जो मैं नहीं बन सका पाठ में लेखक जो है सबसे पहले बनना चाहता था पेंटर। पांचवा क्वेश्चन है, सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सत्य के प्रयोग, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। तो सत्य के प्रयोग नामक जो पुस्तक है वो लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित संकेतों को पहचान कर लिखिए। यहाँ पे संकेत दिया जाएगा आपको एग्जाम में, ऐसे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। तो संकेत दिया रहेगा, उसके बाद आपको उनको पहचान कर लिखना है कि किसका संकेत है। जैसे यहाँ पर एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर है प्लस, तो ये है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का संकेत है। जहाँ भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है उसका चिन्ह होता है ये। उसके बाद है ब, यहाँ पे पूरा स्क्वायर बना हुआ है, उसके अंदर ऐसे सर्कल, उसके अंदर पी, वहाँ पर है पी में ऐसे क्रॉस किया गया है, तो वो है पार्किंग निषेध। मतलब वहाँ पे आप पार्किंग में अपनी गाड़ी जो है वो नहीं लगा सकते। ये है इसका संकेत। नीचे दिए गए शब्द का समासिक विग्रह कर समास का नाम लिखिए। शब्द दिया जाएगा, उसका समास विग्रह करके आपको समास का नाम लिखना है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, है ना? तो ये है तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कारक चिन्ह है उसका उपयोग हो रहा है, तो ये आएगा तत्पुरुष समास। कुल जो समास होते हैं वो 6 होते हैं, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, ऐसे करके 6 जो है समास है। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम मतलब उल्टा, तो सरल, सरल का उल्टा कठिन, अर्थ, अर्थ का उल्टा अनर्थ। 1857 की क्रांति के समय बिहार में जगदीशपुर के महाराज कौन थे? 1857 की जो क्रांति हुई, पहली स्वतंत्रता संग्राम, उस समय बिहार में जगदीशपुर के महाराज कौन थे? विश्वनाथ सिंह, भीमा, कुंवर सिंह, अमर सिंह। तो 1857 की क्रांति के समय बिहार में जगदीशपुर के महाराज थे कुंवर सिंह। ये जो प्रश्न है वो सोशल साइंस से भी रिलेटेड है, क्योंकि 1857 की क्रांति जो है वो हमारे इतिहास के चैप्टर में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न मुहावरों का अर्थ लिखिए। यहाँ पे मुहावरा दिया गया है, उसका अर्थ लिखना है। राम कहानी सुनाना, राम कहानी सुनाना मतलब आप बीती बताना। जैसे आप अपनी कहानी बताएंगे तो उसे हम कहते हैं राम कहानी सुनाना। सेकेंड है कोई चारा ना होना, कोई चारा ना होना मतलब कोई विकल्प ना होना। कई बार ऐसे भी पूछा जाता है, इनका मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आपको वाक्यों में प्रयोग करना भी सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रेता युग में राम भगवान को कितने खालिस्तान वर्ष का वनवास हुआ था? त्रेता युग में जो भगवान राम को वनवास हुआ था वो कितने वर्षों तक हुआ था? तो वह हुआ था 14 वर्षों के बाद। 14 वर्षों के पश्चात राम जी वनवास से वापस आए थे। भौरा खालिस्तान में बंद हो गया। भौरा जो है, जब कमल जो है
खिला हुआ था उसमें जाके वो बैठा, फिर उसकी पंखुड़ियाँ क्या हो गई, बंद हो गई। तो भौरा किस में बंद हो गया, भौरा कमल में बंद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानने की इच्छा करने वाले को एक शब्द में खालिस्तान कहते हैं। जानने की जो इच्छा रखता है उसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसको क्या कहते हैं, जिज्ञासु। खालिस्तान का पर्यायवाची नयन होता है, तो आँख का पर्यायवाची होता है नयन, नयन, नेत्र, चक्षु, ये होता है पर्यायवाची। आशा का विलोम शब्द खालिस्तान होता है, आशा का विलोम शब्द होता है निराशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई उषा से कवि का क्या अभिप्राय है। नई उषा से कवि का अभिप्राय भारत की स्वतंत्रता के बाद देश की नई शुरुआत करने से है, ये कहना चाहता है नई उषा के माध्यम से कवि। दीदी की डायरी संजू ने क्यों पढ़ी। दीदी की डायरी संजू ने इसलिए पढ़ी क्योंकि वो डायरी लिखना चाहती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसको शुरू कैसे किया जाए, इसीलिए दीदी की डायरी को संजू ने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावित्रीबाई फुले की तरह आप समाज सुधार के लिए क्या क्या करना चाहेंगे। जिस तरह सावित्रीबाई फुले ने किया था, जो भारत की पहली महिला शिक्षिका और उनके जो पति हैं ज्योतिबा फुले, उनका भी प्रयास रहा समाज सुधार के लिए। तो अगर आप उनकी जगह होते या आपको मौका मिलता तो आप क्या करते, तो बाल सुधार गृह में कार्य करते, महिला शिक्षा के लिए, विधवाओं के जीवन स्तर के लिए, बेसहारा बुजुर्गों की सेवा करते, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करते, लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते। ये सब कार्य आप लिख सकते हैं। यदि अपनी जान बचाने के लिए इब्राहिम गारदी तौबा कर लेता तो आप उसके संबंध में क्या राय बनाते। अब यदि अपनी जान बचाने के लिए इब्राहिम गारदी तौबा कर लेता तो उसे क्या कहा जाता, कायर, देशद्रोही और गद्दार समझा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने अपनी बाह काटकर गंगा जी को क्यों अर्पित कर दी। तो नदी पार करते समय कुंवर सिंह की बाह में फिरंगी सेना की एक गोली आके लगी, और वो जो गोली है वो बाह में लगी थी, वो वहाँ पे गहरा घाव ना बन जाए, इसलिए कुंवर जी ने उस गोली के घाव से सड़ती हुई भुजा को काट दिया और गंगा जी को अर्पित कर दिया। कवि का हृदय विषाद से क्यों भर जाता है। कवि का हृदय मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ है, उसका दृष्टिकोण जो है मानवतावादी है, इसलिए वो न केवल अपने सगे संबंधियों का, प्रिय का या परिचितों के विछोह से दुख हो जाता है, अभी तो अपने पालतू पशुओं के विछोह से भी विषाद से भर उठता है। कवि को सिर्फ अपने संबंधों से, परिचितों से प्यार नहीं है, उसे हर किसी से, हर पशु पक्षी से लगाव है। सुधीर मन ही मन श्रीकांत से ईर्ष्या क्यों करता था। श्रीकांत एक शरीफ और होशियार विद्यार्थी था, पढ़ाई में भी अच्छा था, कक्षा के सभी जो विद्यार्थी थे वो उससे प्रभावित थे और सभी उसके दोस्त बन गए थे, इसलिए सुधीर मन ही मन उससे जलता था, ईर्ष्या करता था। कई बार बच्चों में ऐसा होता है कि कोई विद्यार्थी कुछ अच्छे अंक ला रहा है या टीचर उसको अच्छा बोला है तो कहीं ना कहीं बाकी बच्चों के मन में ये घृणा की भावना जन्म लेती है, ईर्ष्या की भावना कि उसको अच्छा कहा जा रहा है या वो ज़्यादा नंबर ला रहा है, मेरे को क्यों नहीं कहा जा रहा है। नेक्स्ट है, संजू की दीदी के मन लड़कियों की शिक्षा के विषय में क्या विचार लाए। तो संजीव की दीदी के मन में विचार आया कि लड़कियों को पढ़ने लिखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। दुनिया भर में लड़कियां आज क्या क्या नहीं कर रही हैं, लेकिन हम हैं कि चूल्हे चौके के चक्कर में फंसे हुए हैं। चिड़िया अपने प्रवास के लिए क्या क्या तैयारी करती है। चिड़िया जब प्रवास में जाती है तो क्या तैयारी करती है। चिड़िया अपने प्रवास के समय तैयारी करती है, जैसे वे खाना अधिक मात्रा में खाती है ताकि चर्बी की एक तह सी बैठ जाए जो उनकी यात्रा में उनके शरीर को ताकत प्रदान करे, शक्ति दे। कुछ चिड़िया अभ्यास करना और झुंड बनाकर उड़ना सीखना प्रारंभ करती है। कवि वैज्ञानिकों से किस प्रकार की अनुभूति की अपेक्षा करता है। कवि वैज्ञानिकों से अपेक्षा करता है कि वो समाज के लिए विध्वंस खोज की बजाय समाज की उन्नति और विकास से जुड़ी खोज करे, जैसे नागासाकी और हिरोशिमा भीषण नरसंहार की पुनरावृत्ति न हो, समाज को उन्नति की ओर लेकर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले परिवार से अलग क्यों हो गए। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की कोई संतान नहीं थी और उन्होंने एक बच्चे को, जिनका नाम था यशवंत राय, उनको गोद लिया था, जिससे उस ज्योतिबा फुले के परिवार वाले जो है उसके विरोध में हो गए थे, इसलिए इन दोनों ने परिवार से अलग होना उचित समझा। पेंटर को देखकर लेखक के मन में किस तरह का भाव उत्पन्न हुआ। पेंटर को देखकर लेखक सोचता है कि मैं जीवन भर बोर्ड बनाऊंगा, क्या मस्त जीवन है, बोर्ड बनाओ और दिन भर टाकीज पर रहो।
क्योंकि वो पहले पेंटर ही बनना चाहता था, इसलिए उसके मन में इस प्रकार का भाव आया। लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए उसने क्या किया? लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए लेखक ने अपने थैला खोलकर उसमें से 2 चिट्ठियां निकाली। दोनों परिचय पत्र थे। एक था ग्वालियर पुरातत्व विभाग के निदेशक के नाम और दूसरा निजाम हैदराबाद के प्रधानमंत्री महोदय के नाम। दोनों में लेखक का साधारण परिचय था। विकास क्रम में पीछे कौन से वर्ग है और कौन? विकास क्रम में सबसे पीछे तृतीय वर्ग समुदाय है, जो विकास क्रम में पीछे हो गया है। इसके पीछे लोगों की संकुचित सोच है। तृतीय लिंग मतलब ट्रांसजेंडर, जिसे अभी भी हमारे समाज, हमारे यहाँ गांव में या आपके यहाँ पूरे समाज में लोग जो हैं तृतीय लिंग को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जिस तरह फर्स्ट जेंडर को प्राथमिकता है, सेकंड जेंडर को, वैसे ही थर्ड जेंडर को भी जीने का, सम्मान पाने का अधिकार है। उनसे बातचीत ही कोई करना नहीं चाहता है, जबकि इस धारणा को हमें मिटाना होगा और हमें समाज में आगे बढ़कर इसे उनका सहयोग करना होगा। लोकप्रिय बनने के लिए आपको क्या करना होगा? लोकप्रिय बनने के लिए आपको धन दौलत पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। आपको बस लोगों के साथ प्रेम भरे 2 मीठे बोल। लोगों को क्या चाहिए? बस प्रेम भरे 2 मीठे बोल। आपको वाणी में मिठास लानी होगी। लोगों से आप अच्छे से बात कीजिए, फिर आप लोकप्रिय ऐसे ही बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका गद्यांश आएगा और एक पद्यांश आएगा। पद्यांश मतलब जो होता है कविता। उच्च गिरि कानन के संयोग, भव्य भारत का अनुपम अंश, जहाँ था करता साधन सुबह, वीर गणवित गौणों का वंश, नर्मदा महानदी शिवनाथ आदि सरिताएं पूतललाम, प्रवाहित होती कल कल नाद, हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम। ये कहाँ से लिया गया है? सबसे पहले तो इसमें संदर्भ लिखना रहता है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 11 हमारा छत्तीसगढ़ से लिया गया है, जिसके कवि श्री लखनलाल गुप्त जी हैं। प्रसंग में कवि ने छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता को वर्णन किया है। अब उसके बाद उसका अर्थ लिखना है कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों और जंगलों से घिरा हमारा छत्तीसगढ़ विशाल एवं सुंदर भारत का एक अनुपम भाग है। यहाँ कभी वीर और गौरवशाली गोंड वंश के शासक शासन करते थे। छत्तीसगढ़ की धरती पर महानदी शिवनाथ आदि सुंदर सुंदर नदियाँ कल कल का नाद करती हुई बहती है। सचमुच हमारा छत्तीसगढ़ बड़ा ही सुंदर है। अथवा इसके बदले में, अथवा मतलब दोनों में से एक को बनाना है आपको। पंकज कोश में भृंग फंसियो, कर तो अपने मन यो मनसुबा, होइयों प्राते उगये दिवाकर, जाऊं धाम पराग लय खुबा, बेनी सो बीच ही और बही, नई काल को करता न जान अजूबा, आय गंगत चबाय लियो, रहियो मन ही मन यो मनसुबा। ये जो पंक्तियां हैं वो ली गई है ब्रज माधुरी से। कवि ने कमल कोश में फंसे भंवरों के माध्यम से जीवन की नश्वरता को बताने का प्रयास किया है। उसी प्रकार से आपका आएगा अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश जिसमें आपको पढ़ा नहीं है, जिसे आप पहली बार देखेंगे, आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं है। जैसे आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। किसी भी प्रकार का आलस सेहत को इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना कि प्रातःकाल बिस्तर पर देर तक पड़े रहना। बड़े बड़े नगरों में लोग अक्सर देर तक सोते रहते हैं। कम ही लोग 8 या 9 बजे से पहले जागते हैं, परंतु प्रातःकाल ही व्यायाम के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उस समय पेट खाली होता है और नींद से तरो तारा हो गया होता है। इसके अलावा प्रातःकाल की शुद्ध हवा हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। आलसी व्यक्ति कभी 6 बजे उठ जाए और 1 घंटा बाहर की सैर और खेल कूद में बिता दे तो उसे आनंद आ जाएगा। उसकी भूख तेज हो जाएगी और वह दिन भर चुस्त और तरोताज़ा महसूस करेगा। अब प्रश्न है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो मनुष्य का देखिए यहाँ पे पहले लाइन में, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। बड़े बड़े नगरों में रहने वालों की क्या आदत है? तो बड़े बड़े नगरों में अक्सर लोग देर तक सोते रहते हैं, कम 8 या 9 बजे से पहले जागते हैं। गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। अब उचित शीर्षक प्रातःकाल उठने के लाभ। प्रातःकाल उठने के क्या क्या लाभ है, इसी पे फोकस किया गया है, तो इसका शीर्षक रहेगा प्रातःकाल उठने के लाभ। यदि आलसी व्यक्ति जल्दी उठ जाए तो क्या लाभ होगा? ये देखिए यहाँ पे दिया है, आलसी व्यक्ति यदि कभी 6 बजे उठ जाए और 1 घंटा बाहर की सैर और खेल कूद करे तो उसे आनंद आ जाएगा। उसकी भूख तेज हो जाएगी और वह दिन भर चुस्त और तरोताजा महसूस करेगा। नेक्स्ट है, व्यायाम की सबसे अच्छा समय क्या होता है? व्यायाम का सबसे अच्छा समय होता है सुबह, प्रातःकाल। अथवा अगर उसको नहीं बनाना है आपको तो आप इधर बना सकते हैं। पशु पक्षियों के स्वभाव की क्या विशेषता है? तो पशु पक्षियों की स्वभाव की विशेषता है कि वो प्यार को समझते हैं। पशु पक्षी भी मनुष्य के प्यार को समझते हैं। सेकेंड है, पशु पक्षियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो
यदि हम उन्हें थोड़ा सा प्यार दें तो ढेर सारा प्यार वो लुटा देते हैं। तो हमारा व्यवहार उनके साथ प्रेम पूर्ण होना चाहिए। गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता। चेतक और बादल का नाम इतिहास में क्यों लिखा गया है? देखिए, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, लक्ष्मीबाई का घोड़ा बादल अपने स्वामी के प्रति इतने वफादार है कि उन्होंने अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए, इसलिए उनका नाम इतिहास में वर्णित है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य ईमानदार होता है, कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य से ज़्यादा, कई बार नहीं अधिकतर ऐसा होता है कि मनुष्य से ज़्यादा ईमानदार पशु पक्षी, अगर आप उनके साथ प्यार से पेश आए तो वो अपना सब कुछ आप पर लुटा सकते हैं। लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? तो लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम था बादल और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। ऐसे ही प्रश्न है, आपका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अपने प्रधान पाठक को 3 दिनों की छुट्टी का आवेदन पत्र लिखना है, ये भी आएगा आपके में। या अपने मित्र को जन्मदिवस की बधाई देते हुए उनकी कुशलता जानने हेतु तो पत्र लिखिए। और किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, गणतंत्र दिवस, हमारी शाला, महात्मा गांधी, पर्यावरण। आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तावना, उसके बाद आपको जो भी चीज़ आपको ऐड करना है प्रस्तावना, और लास्ट में आप निष्कर्ष लिखिए। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये 10 मार्क्स का रहता है, 10 या 12 मार्क्स का। उसके बाद प्रयोजना कार्य है, प्रयोजना कार्य भी आपको दिया जाएगा स्कूल में, तो आपको किस प्रकार से प्रयोजना कार्य को भी सॉल्व करना है ये भी यहाँ पे हम प्रश्नों के माध्यम से बता रहे हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।